चंदौली में डीएम और एसपी ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह, डीएम ने कार्रवाई के दिए निर्देश। कानपुर में व्यापारियों ने डीसीपी को दिया ज्ञापन, यातायात की समस्या को लेकर रखी अपनी बात, व्यापारियों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में कोर्ट का फैसला, दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुनाया जाए। जस्टिस प्रकाश पादिया की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला, मथुरा सिविल जज की अदालत में होगा फैसला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जनसेवा अभियान जारी, लाडली बहन योजना को लेकर दी जानकारी, प्रभारी मंत्री ने जिले के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज, मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। स्वागत है आपका राज्य आपकी खबर में। तो चले करेंगे बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। हिमाचल के शिमला नगर निगम चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई थी और आपको बता दें कि सुबह के समय बारिश हुई, इसके बाद भी लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। शिमला शहर के 93,920 मतदाता 102 प्रत्याशियों का राजनीतिक भविष्य तय करेंगे। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। आपको बता दें कि मतदान शाम 4 बजे तक हुआ और चुनाव में कांग्रेस व बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी व सीपीआईएम ने भी कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। चुनाव से पहले सभी जीत का दावा कर रहे हैं। शहर की जनता ही तय करेगी कि किसको नगर निगम की कमान सौंपी जानी है। मतदाता अपने स्थानीय मुद्दों को महत्व दे रहे हैं। वार्ड में बिजली, पानी, सड़क व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। मतदाताओं का कहना है कि वार्ड में कई ऐसे काम हैं जो अभी होना बाकी है, इसलिए वे काम भी होने चाहिए। उसी को लेकर इसी को वोट डालने के लिए लोग यहां पर उपस्थित हुए थे। नगर निगम के चुनाव 1 वर्ष बाद हो रहे हैं। ड्यू डेट 18 जून 2022 थी, लेकिन उस समय कांग्रेस के जो लोग थे वो चुनाव नहीं चाहते थे, इसलिए उनकी जो लीडर है सिमी नंदा वो कोर्ट चली गई, इसलिए पोस्टपोन हो गए। अब चुनाव हो रहा है। हालांकि इस चुनाव को भी रिगिंग करने की जो है वो भरपूर कोशिश जो है वो कांग्रेस ने की है। कानून भी बदल दिए, रोस्टर बदल दिए, वोटर लिस्ट जो है वो इन्फ्लेट करके जो है वो मैनिपुलेट की गई है। जो लोग वोट डालने के हकदार शिमला में नहीं हैं, उनके वोट बनाने का जो है वो रूल बना दिए और चुनाव के दिनों में कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई गई। सरकारी मशीनरी का ही दुरुपयोग नहीं किया गया, वरन साथ ही साथ जो है वो ऐसे निर्णय भी लिए गए सरकार के द्वारा जो सीधे सीधे शिमला नगर निगम के चुनावों को प्रभावित करते थे। प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। यूपी के चंदौली से नगर अध्यक्ष के लिए बीजेपी के प्रत्याशी ओपी सिंह जनता के स्नेह और कार्यकर्ताओं के दम पर जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी ओपी सिंह ने अपनी जीत के संकल्पित इरादों के लिए जानने को पहुंची सुदर्शन न्यूज टीम को। उन्होंने बताया कि भाजपा में विकास कार्य ही जीत का मंत्र रहा है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का जनाधार ही विकास के रास्ते से होकर गुजरता है। लोग तमाम दावे करें, लेकिन चंदौली क्षेत्र का विकास ही मेरा लक्ष्य है। इसी मुद्दे के तहत योगी और मोदी के मार्गदर्शन में चंदौली का विकास होगा। तो वहीं अति पिछड़े जनपद का दंश झेल रहे चंदौली को इस बार इसी दंश में उबारने की रणनीति पर चंदौली में भगवा लहराएगा और भारी मतों से कमल खिलेगा। इस दौरान पूर्व विधायक साधना सिंह, सदर ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह बबलू समेत भाजपा के अन्य पदाधिकारियों द्वारा लोगों से जनसंपर्क कर बीजेपी प्रत्याशी की जीत के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई है। तो वहीं पंडित दीनदयाल नगर के पूर्व विधायक साधना सिंह ने कहा कि भाजपा निश्चित ही जीत हासिल करेगी। जनता जानती है कि निर्दल उम्मीदवारों ने झूठे आश्वासनों पर कुर्सी हासिल नहीं की है।
तो वहीं सदर ब्लॉक प्रमुख ने भी भाजपा की जीत को आश्वस्त कराया। तो वहीं हमारे संवाददाता प्रशांत सिंह ने भाजपा प्रत्याशी ओपी सिंह से खास बातचीत की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की यह चुनाव है और आपको बता दें कि विश्व के पटल पर भारतीय जनता पार्टी ने जो नाम रोशन किया है, मोदी जी ने, योगी जी ने जो नाम रोशन किया है, वास्तव में उस नीतियों का हम लोग चुनाव लड़ते हैं और जनता जान चुकी है कि विकास कौन करता है, कौन कर सकता है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी का हर जगह परचम फहराएंगे। आपको विश्वास दिलाता है, भारतीय जनता पार्टी के पास वोट का खजाना है। जितनी जाति का वोट भारतीय जनता पार्टी के पास है, उतनी जाति का वोट किसी के पास नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाऊं तो प्रकाश सिंह भारी मतों से जीत भारतीय जनता पार्टी का सुनिश्चित है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और हम जिले की चारों सीट जीत रहे हैं। ये तो चुनाव है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको मांगना, लड़ना, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सारे लोग लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक पार्टी है। एक परिवारवाद हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग समाजवाद और समाज के लिए काम करते हैं। इस नाते हर समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और हम सब चुनाव जीतते हैं। अब तो सारे लोगों के सामने दिख रहा है और दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। चंदौली नगर में चुनाव का बिगल बच चुका है और यहाँ पे चंदौली काफ़ी पिछड़ा हुआ था। बहुत से लोग आए निर्दल प्रत्याशी, लेकिन चंदौली का विकास नहीं हुआ। यहाँ के कर्मठ प्रत्याशी ओम प्रकाश जी आज मैदान में हैं। क्या कोरोना काल में भी ओम प्रकाश सिंह ने काफ़ी लोगों का सहयोग किया है, ऑक्सीजन से लेके सब कुछ। और यहाँ की जनता इनको एक बार चेयरमैन के पद पे देखना चाहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये विकास कैसे करेंगे, विकास आप किस तरह करेंगे, आप जनता यहाँ पे जानना चाहती है। विकास तो जनता जानती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, और विकास के राह पर ही निकली हुई है। जनता हम पे विश्वास किया है, करेगी फूल पर, और इसका सर्वांगीण विकास नगर का किया जाएगा, क्योंकि ट्रिपल इंजन साथ हो जाएगी, इसलिए कोई आड़े नहीं आएगा। विकास चौमुखी किया जाएगा। चंदौली में 2-3 तालाब हैं और वो अतिक्रमण के भेंट चढ़ा हुआ है। पहले से भी जनता की मांग थी कि वो अतिक्रमण मुक्त किया जाए और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर हमको चेयरमैन बनने पर आने पर देखा जाएगा, उसकी नवैयत क्या है, नवैयत के अनुसार काम किया जाएगा। योगी मोदी सरकार 2-3 प्रत्याशी आप वहाँ पे बोल रहे हैं जीत का जो दावा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता बोल रही है कि नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। और उस विकास को आप किस नज़र से देखेंगे? अगर कोई यहाँ के लोग अगर वादा कर रहे हैं तो कुछ करने होने वाले हैं नहीं, क्योंकि एक भारत के लोग, विश्व के लोग जान गए हैं कि योगी मोदी जी के सरकार ही विकास कर सकती है। उनके हम एक कार्यकर्ता यंत्र है, हम विकास करेंगे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां डीएम निखिल टिफुंडे ने और एसपी के नेतृत्व में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने शहर की सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने सभी से शांतिपूर्वक मतदान करने की अपील की है। पुलिस ने चुनाव के दौरान खलल डालने वाले पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। फ्लैग मार्च सदर कोतवाली क्षेत्र के अलग अलग मार्गों से होकर गुजरा। दरअसल जिले की 2 नगर पालिका और 15 नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सदस्य पद के लिए मतदान 4 मई को होगा। इसके लिए पुलिस जिलों में फ्लैग मार्च कर रही है, जिससे लोग शांतिपूर्वक मतदान कर सके। डीएम ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और सख्त व निष्पक्ष चुनाव कराए जाए। निकाय चुनाव से संबंधित जितनी भी तैयारियां हैं हमारी पूर्ण हैं। 4 नगर निकाय यहाँ पर है, उसमें से 2 नगर निकाय के लिए जो पोलिंग पार्टीज़ का रवानगी होगी वो यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज चंदौली से होगी। इसके अलावा मुगल सराय में केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ पर हम लोग मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की जो पोलिंग पार्टीज़ है उनको रवाना करेंगे। और चकिया में जो डिग्री कॉलेज है वहाँ से पोलिंग पार्टी रवानगी होगी। हमारे सभी स्थानों का हमने स्वयं कप्तान साहब और हमारे अधिकारियों के साथ इंस्पेक्शन कर लिया है। सभी तैयारियां पूर्ण हैं। ट्रेनिंग भी 2 चरणों में दे दी गई है। समस्त जो हमारे
आरओज है, जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट है, जोनल मजिस्ट्रेट है, हमारे अन्य प्रभारी अधिकारी हैं, सभी लोगों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसके साथ साथ जनपद में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कानून व्यवस्था पर भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। आदर्श आचार संहिता का भी पालन हमारे जो विभिन्न प्रकार के दस्ते लगे हुए हैं उनके द्वारा। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां पुलिस कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर एक्टिव नजर आ रहा है और हर एक मतदान केंद्रों पर केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती रहेगी और प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी जनपद वासियों से अपील है कि वो अपने अपने मत का सही इस्तेमाल करें, किसी के प्रलोभन बहकावे में आकर किसी भी प्रकार से कानून और शांति व्यवस्था को प्रभावित न करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और एक जिम्मेदार और संभ्रांत नागरिक बनकर पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। तो वही पुलिस सोशल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर लगातार सतर्क दृष्टि बनाए हुए है। किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा भ्रामक और झूठी खबरें प्रसारित व प्रचारित किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध तत्काल अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन और पुलिस लगातार एक्टिव है। इसमें काफ़ी कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है, चाहे मोबाइल हो, शराब हो या गुंडा तत्व हो, गैंगस्टर हो, MBW वारंट हो, शस्त्र जमा की कार्रवाई हो, सभी चीज़ों पे हमने अच्छी कार्रवाई की है। और अब जनपद में लगभग 5000 के आसपास पुलिसकर्मी जिस दिन हमारा चुनाव रहेगा उस दिन यहाँ पर डिप्लॉयड रहेंगे। उन सब की भी ब्रीफिंग जो है कल हमारे द्वारा की जाएगी शाम को 5 बजे। तो इसमें ब्रीफिंग के अंदर में खासतौर से जो आचार संहिता है उसके अनुसार डूज एंड डोंट्स की कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में लेगा तो उसके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी और इसमें किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं और या जो सावधानियां हैं वो बूथ पर या लॉ एंड ऑर्डर में हमको रखनी है। हमारा सूचना तंत्र जो है उसको हमने एक्टिवेट कर दिया है, सोशल मीडिया पर हमारी नज़र है और हम लोग लगातार चुनाव निष्पक्ष चुनाव करा। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां कई व्यापारियों ने यातायात डीसीपी रवीना त्यागी से मुलाकात की है और शहर में नो एंट्री को लेकर अपनी बात रखी। कहा कि व्यापारी गण पूरे यातायात का पालन करते हैं और ऐसे में नो एंट्री के टाइम भी हमारे गाड़ियां शहर के अंदर प्रवेश नहीं करती है और एंट्री के बाद अगर प्रवेश करती है तो उन पर भी चालान कर दिया जाता है, जिससे व्यापारी गणों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ऐसे व्यापारी पर आश्रित बहुत से चालक और श्रमिक भी आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। यह पूर्ण व्यवसाय क्षेत्र है और जहां यातायात बाधित नहीं होता है वहां से नो एंट्री हटाकर बंद की जाए और 1 से 4 तक की एंट्री खोली जाए। आज कई व्यापारी जनों के जो ग्रुप बने हुए हैं उनके पदाधिकारी कुछ आए थे यहाँ पर। सबसे सर्वप्रथम तो उन्होंने ट्रैफिक विभाग का जो कार्य किया जा रहा है उनके द्वारा उसका प्रोत्साहन किया और उसकी तारीफ भी करी। उसके लिए मैं आभारी हूँ, उनके सहयोग के लिए भी मैं आभारी हूँ। उनके द्वारा कतिपय समस्याएं जो हैं वो बताई गई हैं ताकि उनके क्षेत्रों में भी यातायात संचालन बेहतर हो सके। उन सभी समस्याओं के संबंध में उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। उन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए निर्णय लिया जाएगा, जो भी उचित होगा, सभी आम जनमानस से जिसको फायदा होगा वही निर्णय इसमें लिया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में अपना निर्णय सुनाते हुए स्थानीय लोअर कोर्ट को इस मामले के सिविल विवाद को तय करने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जिला जज को यह निर्देश दिया गया है कि वे दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस सिविल विवाद को निस्तारित करें। आपको बता दें कि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में काफी समय से सुनवाई चल रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 अप्रैल को बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने पूरे केस को मथुरा के जिला जज को रिमांड बैक कर दिया है। इस बारे में वकील गोपाल खंडेलवाल का कहना है कि इलाहाबाद न्यायालय ने इस पूर्ण मामले को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए स्थानीय अदालत को ही सिविल विवाद तय करने का निर्देश दिया है। उनका कहना है कि न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और बहस सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाया है। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय मथुरा द्वारा जो निर्णय दिया गया और निर्णय में ये माना गया कि प्लेस ऑफ बर्थ एक्ट से हमारा सूट बाढ़ नहीं है, नंबर 1। दूसरा ये माना गया कि हमको राइट टू फाइल सूट है। तीसरा ये माना गया कि लिमिटेशन एक्ट से हमारा सूट बाढ़ नहीं है और चौथा ये माना गया कि वी हैव गॉट राइट टू फाइल सूट। इन्होंने सुन्नी सेंट्रल बोर्ड और ईदगाह ने इसको माननीय उच्च न्यायालय इस आधार पर चैलेंज किया कि जनपद न्यायाधीश महोदय मथुरा को इस रिवीजन को अपील को सुनने का पिकनोरी क्षेत्राधिकार नहीं था।
चले रुक करेंगे अगली खबर की और अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां धौलपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्ट्रेट ने अब संज्ञान लिया है। तो वहीं यहां सुदर्शन की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा का दौरा कर निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान अस्पताल की अव्यवस्था, आपको बता दें कि अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर जिला कलेक्ट्रेट असंतुष्ट नजर आए हैं और जिला कलेक्टर ने सरमथुरा हॉस्पिटल में अंधेरे और गंदगी को देखकर अस्पताल प्रशासन पर नाराजगी जाहिर की और मौके पर मौजूद अधिकारी को तुरंत ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही 300 मरीजों को ओपीडी पर 80 लोगों की जांच किए जाने पर भी सवाल उठाया है और जांच बढ़ाए जाने की बात भी यहां पर की गई है। बता दें कि दवा वितरण केंद्र में आई दरार और टूटी पट्टियों को देखकर भी जिला कलेक्टर खासे नजर आए हैं। जिला कलेक्टर ने अस्पताल में मिली अव्यवस्थाओं को देखकर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को तुरंत व्यवस्थाओं को ठीक कराने एवं संबंधित लापरवाह डॉक्टर को चार्जशीट दिए जाने के निर्देश भी दिए हैं। यही कहना है कि यहाँ के जो स्टाफ और चिकित्सक है इसमें पर्टिकुलर नहीं है। इनको अस्पताल एक ऐसी संस्था है जहाँ बिल्कुल सफाई रहनी चाहिए, पर्याप्त रोशनी रहनी चाहिए, लोगों के बैठने के लिए पूरा वेटिंग एरिया ढूंढा होना चाहिए। लाइट का ही मैंने बिल्डिंग की बड़ी जर्जर कंडीशन है, मैंने सीएमएचओ को बोला है वो आके दोबारा देखें हैं और जो ये लापरवाह डॉक्टर्स हैं या स्टाफिंग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के रेवाड़ी में सुबह स्कूल जाते समय 2 छात्रों पर चाकू से हमला होने की घटना सामने आई है। बता दें कि सुबह गांव सहारनबाग से स्कूल जाते वक्त छात्र व उसके साथी पर अज्ञात लोगों द्वारा चाकू से हमला किया गया है, जहां कनपट्टी पर पिस्टल लगाई और ताबड़तोड़ वार किए गए हैं, जिसके चलते दोनों छात्र बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना मिलने पर परिजन घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचे तो वहीं घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। दरअसल घटना लादुवास गांव के पास की बताई जा रही है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। फिलहाल पुलिस प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने लंबित राजस्व प्रकरण और मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान सहित लाडली बहना योजना को लेकर जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में बताया कि पूरे प्रदेश में महत्वपूर्ण लाडली बहना योजना चलाई जा रही है। इसको लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के 1 करोड़ 25 लाख पंजीयन के साथ ही ग्वालियर जिले में भी 113% पंजीयन का कार्य पूर्ण हुआ है। और साथ ही जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने यह कहा कि पात्र और अपात्रों की छटनी होने के साथ ही 10 जून से बहनों के खाते में प्रतिमाह 1000 रुपए की राशि डाली जाएगी। इस मौके पर डीएम, पुलिस अधीक्षक, निगम आयुक्त और जिला पंचायत के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इसके लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी का था। पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने एक अनूठा काम लाडली बहना योजना प्रारंभ की और पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में 1 करोड़ 25 लाख का पंजीयन हुआ है और ग्वालियर भी 113% पंजीयन हो चुका है। चलिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद।